तो कहानी की शुरुआत में हमें जेनी और बेन नाम करके दो कपल को दिखाया जाता है। वैसे ये दोनों प्यार करते थे और शादी भी कर लेते हैं। बेन अपनी हनीमून मनाने के लिए जापान जाता है। वैसे हनीमून तो एक बहाना था, बेन को यहाँ पर एक काम मिल गया था और वही काम उसे करना था। घूमने के बाद रात के समय में जब ये लोग घर की तरफ लौट रहे थे तो उस समय जेनी कार को ड्राइव कर रही थी और उसी समय जेनी के कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से जेनी कंट्रोल खो बैठती है और उस लड़की को ठोक देती है। इसी के साथ उनके कार का भी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो लड़की अभी भी आईने में दिख रही थी। जेनी उस लड़की को आईने में देखते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब इन्हें होश आता है तब जेनी को अपनी नहीं बल्कि उस लड़की की फिक्र हो रही थी जिसको उसने ठोक दिया था। कुछ समय के बाद बेन पुलिस के पास कॉल करता है, जिसके बाद पुलिस आकर के इनकी मदद करती है। पुलिस वाले उनके कार को बाहर निकालते हैं। जेनी को अभी भी उस लड़की की फिक्र हो रही थी, जिस पर बेन कहता है कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। अब इसके बाद बेन भी जेनी को लेकर के अपने साथ घर आ जाता है, लेकिन अभी भी जेनी बहुत मायूस थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक लड़की की जान ले ली है। बेन उसे खुश करने के लिए उसे अपने साथ ले जा करके फोटो क्लिक करने लगता है। इसके बाद ये दोनों साथ में मिल करके कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन जेनी को लेकर के अपने दोस्त ब्रूनो के पास जाता है। दरअसल ब्रूनो ने ही बेन को यहाँ पर बुलाया था, वही है जो बेन को काम देने वाला है। तभी यहाँ पर हम सीको नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि बेन की काफी अच्छी दोस्त है। खैर अब इसके बाद ब्रूनो इन दोनों को लेकर के बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ ब्रूनो इन्हें बताता है कि तुम्हें इसी जगह पर रह करके फोटोग्राफी का काम करना है और ऊपर के साइड में इन्हें रहने के लिए ब्रूनो इन्हें एक खास कमरा भी देता है और ये कमरा जेनी को काफी पसंद भी आता है। रात में जब जेनी सो रही थी तभी उसे उस लड़की के सपने आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है और वो उठ करके बैठ जाती है। अगले दिन सुबह में हम देखते हैं कि जिन फोटोज को इन लोगों ने क्लिक किया था वो फोटो इनके पास आ चुका है और जब जेनी फोटो को देखती है तब उसे फोटो के अंदर किसी प्रकार का लाइट का इफेक्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन इस चीज को ये लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। बेन अपना फोटोग्राफी का काम करने लगता है और जेनी बाहर चली जाती है टोक्यो घूमने के लिए। सारा दिन वो बाहर घूमती है, फोटो क्लिक करती है और शाम के टाइम में वापस घर आ जाती है। जब वो घर आती है तभी उसके पास सीको आती है जो उसके कैमरे को लेकर के फोटोज को देखने लगती है। वो देखती है कि हर एक फोटो में किसी की छवि दिख रही थी, जिसको देख करके वो जेनी से कहती है कि ये एक स्पिरिट है। ऐसे बहुत कम फोटोज होते हैं जिनमें स्पिरिट कैप्चर हो जाते हैं। अब रात हो जाने के बाद बेन जेनी को लेकर के अपने एक खास दोस्त के पास जाता है जिनका नाम एडम है और एडम इन लोगों के लिए मॉडल्स ला करके देता है, जिससे ये लोग फोटोग्राफी का काम आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह में एडम के द्वारा लाए हुए मॉडल्स के साथ बेन उनकी तस्वीरें क्लिक करने लगता है। इस दौरान उसे फ्रेम में कोई और दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वो सामने से गायब हो जाता है। बेन जाकर के सामने से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो क्या थी। स्पिरिट फोटो के बारे में जेनी को और जानना था, इसलिए सीको उसे अपने साथ ले करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा के पास जाती है। दरअसल नोवा भी एक फोटोग्राफर है, लेकिन वो भूतों के फोटोज पर काम करता है। वो जेनी को अपने बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिसमें वो देखती है कि एक भूत था जो कि उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद नोवा उसे अपने साथ ले करके एक कमरे में जाता है, जहाँ नोवा ने ढेर सारा तस्वीर रखा था। यहाँ पर जेनी देखती है कि हर एक तस्वीरों में भूत कैप्चर हुए थे। यहाँ पर नोवा जेनी को बताता है कि कुछ आत्माएं होती हैं जो हमारा पीछा करती हैं। अगर हमने उनका कुछ बिगाड़ा है या उनका कोई चीज हमारे पास रह जाता है तो उस चीज को हासिल करने के लिए वो मरते दम तक हमारा पीछा करती हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमें चोट पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं। यहाँ पर नोवा जेनी को ये भी बताता है कि अगर तुम इस वाले कैमरे का इस्तेमाल करके फोटो क्लिक करती हो तो फोटो डायरेक्ट निकलता है और हम इन फोटोज में कोई छेड़खानी मतलब कि फोटोज को बना नहीं सकते हैं। रात के समय में हम बेन को देखते हैं जो क्लिक किए हुए फोटोज को निकाल रहा था। इस दौरान वो फोटोज में किसी को देखता है। जब वो उसे करीब से देखने की कोशिश करता है तभी केमिकल उसकी आंखों पर गिर जाता है और ढेर सारा खून निकलने लगता
लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर लगा हुआ सारा खून साफ हो जाता है। अब सीन कट होता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है जो घर वापस आने के लिए एक ट्रेन में जाकर के बैठ जाती है। ट्रेन के अंदर जब जेनी खड़ी थी तभी उसे ट्रेन के आईने में एक भूत का तस्वीर दिखाई देता है, जिसको देख करके जेनी बहुत डर जाती है और ट्रेन से नीचे उतर जाती है। इसके बाद जेनी जब घर आती है तब उसकी मुलाकात बेन से होती है, जहाँ वो देखती है कि बेन काफी उदास बैठा हुआ था। फिर बेन बताता है कि जिन फोटोज को उसने इतना मेहनत से खींचा था वो सारी फोटोज खराब हो गई। जेनी जब फोटोज को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि फोटोज के ऊपर लाइट का इफेक्ट आ गया है। यहाँ जेनी को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ वही लड़की कर रही है जो लड़की उसके कार के सामने आ गई थी। जेनी कहती है कि मैंने उस लड़की को जान से मार दिया है और अब वो भूत बन करके हमें परेशान कर रही है। तब बेन कहता है कि तुम पागलों वाली बात कर रही हो, भूत नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, लाइफ में कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती है। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है। इसी वजह से अगले दिन जब जेनी बैठी हुई थी तब बेन उसके पास आता है और पानी लेकर के चला जाता है, वो उससे बात तक नहीं करता। फिर कुछ समय के बाद जेनी भी बाहर घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन बेन को इसके बारे में नहीं पता था। वो नीचे आ करके अपने तस्वीरों पर काम कर रहा था। इस दौरान बेन के पास कोई आता है जो उसे टच करता है और बेन को लगता है कि ये जेनी है, लेकिन उसी समय कॉल आ जाता है और जब बेन जाकर के कॉल को रिसीव करता है तब उसे मालूम चलता है कि कॉल पर जेनी है। बेन काफी हैरान हो जाता है और जाकर के जब वो चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो वो लड़की है जो इनके कार के सामने आ गई थी। अचानक से उस लड़की की आंख से कुछ निकलता है जो कि बेन के अंदर चला जाता है। बेन के चिल्लाने की आवाज सुन करके जेनी भागते हुए घर पर आती है, जहाँ जेनी देखती है कि बेन सामने के कमरे में आराम से बैठा हुआ था। जेनी जब उसके पास जाती है तभी बेन उठ करके खड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ जेनी को भी मालूम चल गया था कि बेन ने भी उस लड़की को अपनी आंखों से देख लिया है, जिसके बाद जेनी बेन से कहती है कि वो हमारा पीछा कर रही है, हमें कुछ करना होगा। अब दोनों ही तैयार हो करके एक इंसान के पास जाते हैं जो कि भूतों के ऊपर ही काम करता है। वो इन दोनों से सब कुछ पूछता है और इनकी सारी तस्वीर को भी देखता है। इनकी क्लिक की हुई फोटो को देख करके वो किसी प्रकार का मंत्र पढ़ने लगता है और वो चाइनीज भाषा में बोल रहा था। चाइनीज भाषा जेनी को नहीं आता था, लेकिन बेन को सब कुछ समझ में आ रहा था। वो आदमी कुछ ऐसा बोल देता है जिसको सुन करके बेन की उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से वो जेनी को अपने साथ लेकर के वापस घर आ जाता है। घर पर जब जेनी अकेली थी तब वो उन फोटोज को देखने लगती है जिसे बेन ने क्लिक किया था। इन फोटोज को जब जेनी ध्यान से देखती है तो सभी मॉडल के सामने उसे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा था और वो बिल्डिंग ठीक उसके घर के बगल में ही था। जेनी को लगा कि इस बिल्डिंग में उसे कोई सुराग मिल सकता है, इसीलिए वो बिल्डिंग के अंदर जा करके ऑफिस में चली जाती है और वहाँ पर कुछ फोटोज को क्लिक करने लगती है। वो अलग अलग एंगल से फोटोज को क्लिक कर रही थी और तस्वीरों को देख रही थी। दरअसल जेनी को लग रहा था कि वो लड़की इसी ऑफिस में कहीं पर है और वो बिल्कुल सही निकलती है, क्योंकि वो लड़की सच में इसी ऑफिस के अंदर ही भटक रही थी। वो दरवाजे को बंद करने के बाद एक तस्वीर को नीचे गिरा देती है। जेनी उस तस्वीर के अंदर एक लड़की को देखती है और ये वही लड़की है जो उसके कार के सामने आई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन फोटोग्राफी का काम खत्म कर चुका था और जितने भी लोग थे वो घर चले जाते हैं। इस बीच जब बेन घर पर अकेला था तभी अचानक से पावर कट हो जाता है। कोई था जो लगातार फोटोज को क्लिक कर रहा था और यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़की भी फोटोज में आ रही थी। दरअसल वो बेन के ऊपर हमला करने के लिए आई थी, लेकिन तभी कमरे में जेनी आ जाती है। जेनी उस तस्वीर को निकालती है और बेन को दिखा करके उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। बेन बताता है कि उस लड़की का नाम मैगुमी है और वो फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। काम के दौरान हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन मैं उससे दूर जाना चाहता था क्योंकि मुझे उससे प्यार नहीं था। वो हर समय मेरा पीछा करने लगी, मेरे साथ रहने लगी। वो मुझे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। मुझे पाने के लिए उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। जब उसे एहसास हो गया कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ और उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब वो मुझसे खुद दूर चली गई। वो अचानक से काम पर आना बंद कर दी और एकदम से गायब हो गई। अगले सीन में हमें एडम को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की की फोटोज क्लिक कर रहा था।
लेकिन तभी अचानक से उस लड़की की आत्मा यहाँ पर आ जाती है जो कि एडम के ऊपर हमला कर देती है और इस तरीके से एडम की मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद जो ब्रूनो था वो बेन के पास कॉल करता है और उसे एडम के बारे में बताता है। साथ में वो बेन को हॉस्पिटल में भी आने के लिए कहता है। उसी समय हम देखते हैं कि ब्रूनो के पास भी उस लड़की की आत्मा पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद जब बेन हॉस्पिटल में पहुंच गया था तब वो ब्रूनो के पास बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करता है बल्कि सारे फोटोज को ब्लेड से काट रहा था। वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए बेन और जेनी उसके घर आकर के पहुंच जाते हैं, जहां जेनी देखती है कि ब्रूनो ने सारे फोटोज को ब्लेड से काट दिया है। उसी समय अचानक से ब्रूनो जेनी के सामने आ जाता है और वो बहुत अजीब दिख रहा था। वो भागते हुए जाता है और ऊपर के बिल्डिंग से जंप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। बेन और जेनी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस जगह को छोड़ करके वापस अपने शहर लौट जाएंगे। घर आने के बाद जेनी को मालूम चलता है कि उसकी शादी की जो तस्वीर थी वो किसी ने घर पर पहुंचा दिया है और जब ये लोग तस्वीर को देखते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि जिस रात इनकी शादी हुई थी उसी रात में वो आत्मा इनके साथ थी। इससे इन दोनों को ये पता चलता है कि वो आत्मा शुरू से ही इनका पीछा कर रही है। अब जेनी के कहने पर बेन उसे अपने साथ लेकर के मेगुमी के घर पर जाता है। जेनी उसके घर पर जा करके पता करना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा है। घर पहुंचने के बाद जेनी को एक लड़की दिखाई देती है जो कि बालकनी में बैठी हुई थी। इन्हें लग रहा था कि वो मेगुमी है। वो कई बार उसे पुकारती भी है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए जेनी उसके पास जा करके उसे देखना चाहती थी। अगले ही पल जब जेनी उसके पास गई तभी अचानक से उसका सर कट करके नीचे गिर गया। अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि मेगुमी को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। उसका शरीर घर में पड़ा हुआ था और सड़ रहा था। अब ये दोनों वापस लौट करके घर आ जाते हैं और मेगुमी पीछा करते हुए यहाँ पर भी बेन के पास आ जाती है। अचानक से जब बेन की आँख खुली तब उसे कमरे के अंदर मेगुमी की आत्मा दिखाई देती है। धीरे धीरे मेगुमी बेन के बहुत करीब आ जाती है और जैसे ही वो अपने कपड़ों को उतारती है तो उसी समय जेनी की आँख भी खुल जाती है। अगले ही पल मेगुमी यहाँ से जा चुकी थी। कुछ समय के बाद बेन थोड़ा पानी पी करके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। बेन जब लौट करके आता है तब उसे कमरे में फिर से मेगुमी दिखाई देती है जो कि आईने के सामने बैठी हुई थी, जिसको देख बेन बहुत डर जाता है और अगले ही पल मेगुमी उसके बहुत करीब आ जाती है। वो अपने नागिन जैसे जीभ को निकाल करके बेन को किस करने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुन करके जेनी की भी आँख खुल जाती है और वो भाग करके बेन के पास जाती है। बेन काफी तकलीफ में था और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मेगुमी जेनी को भी परेशान करना शुरू कर देती है। जेनी को काफी परेशान करने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद बेन को भी होश आ जाता है। अब आज की रात में ही इन लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। अगले दिन सुबह उठने के बाद ये लोग सबसे पहले चर्च में जाते हैं और सही तरीके से मेगुमी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद इन्हें लगा अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। ये लोग वापस अपने शहर लौट करके चले जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन बेन अपने लिए एक नया काम ढूंढने के लिए चला जाता है। इस बीच जब जेनी अकेली थी तब वो अपने सुहाग रात वाले तस्वीरों को देखने लगती है। इन तस्वीरों में जेनी देखती है कि उस रात को भी मेगुमी की आत्मा इनके पास ही थी। जेनी जब इन तस्वीरों को अच्छे से देखती है तब उसे मालूम चलता है कि मेगुमी उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। वो देखती है कि मेगुमी एक तस्वीर के अंदर गई है जो दीवार पर रखी हुई है। जेनी जा करके उस तस्वीर को दीवार से हटाती है लेकिन दीवार पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दीवार के बगल में एक कमरा था जिसे वो खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक बैग दिखाई देता है जिस पर टोक्यो लिखा हुआ था और ये बैग बेन का था। बैग को जब वो अच्छे से चेक करती है तब उसे बैग के अंदर एक कैमरा मिलता है। जेनी उस कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करती है और अंदर रखे फोटोज को देखती है, जिसको देखने के बाद जेनी को बहुत दुख हो रहा था। कुछ समय के बाद जब बेन लौट करके आता है तब जेनी लैपटॉप के पास जा करके उसे चालू कर देती है और मेगुमी की वो सारी तस्वीरों को दिखाती है जो इन लोगों ने क्लिक किया था। इन तस्वीरों को देखने के बाद जेनी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो बेन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने मेगुमी के साथ क्या किया। इसके बाद बेन बताता है कि मेगुमी मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए एडम ने उसके ड्रिंक में एक नशीली दवा मिला दी। जब वो नशे की हालत में थी तब एडम और ब्रूनो ने उसके साथ गलत काम किया और मैंने वीडियो बनाया। हम उसके साथ ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि हम उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर सके। मैंने ये सोचा था कि वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करूंगा और अपना पीछा छुड़ा लूंगा।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेगुमी को इतना बुरा लग जाएगा और वो आत्महत्या कर लेगी। मैंने तो मेगुमी को छुआ तक नहीं था, जो भी किया वो एडम और ब्रूनो ने किया। जिस पर जेनी कहती है कि अगर तुम चाहते तो कुछ भी नहीं होता और मेगुमी अभी भी जिंदा होती। बेन के कारनामों को जानने के बाद अब जेनी उसके पास एक पल भी नहीं रुकती है, वो उसे छोड़ करके चली जाती है। इसके बाद बेन को भी गुस्सा आता है और वो कैमरे को उठाने के बाद अलग अलग एंगल से फोटो को क्लिक करने लगता है। दरअसल बेन अपने कैमरे में मेगुमी को कैप्चर करके देखना चाहता था कि वो कहाँ पर है। आखिरी में जब एक फोटो अपने आप ही क्लिक होता है तब बेन को मालूम चलता है कि मेगुमी इस समय उसके कंधे के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन इस बात का उसे अभी तक एहसास भी नहीं हो रहा था। बेन को ऐसा लगा कि अगर वो अपने आप को चोट पहुंचाता है तो वो अपने आप से मेगुमी को दूर कर सकता है। इसी वजह से बेन अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू करता है। वो अपने आप को इतना ज्यादा चोट पहुंचा देता है कि वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एडमिट करने की नौबत आ जाती है। अब उसी समय हमें कमरे के दरवाजे पर लगे हुए शीशे को दिखाया जाता है, जहां हम अच्छे से देख सकते हैं कि मेगुमी की आत्मा अभी भी उसके कंधे पर बैठी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।